नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई के एडिटोरियल सेशन की। आइए करते हैं स्टार्ट। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। हर दिन जो छोटी छोटी प्रोग्रेस है आपकी, वो आपको एक दिन बहुत बड़े परिणाम ला कर देती है। आप बस बढ़ते चले जाइए, जितने भी स्टेप्स आप उठा सकें छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए, बस इंप्रूवमेंट करते जाइए अपने आप में। एक दिन बहुत बड़े परिणाम आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर अब आपको एडिटोरियल कोर्स जो है वो 1 साल के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया है। पहले 3 मंथ्स का कोर्स था, 75 डेज तक का कोर्स था। अभी आपको पूरे 1 साल के लिए भी उपलब्ध करवा दिया गया। विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, आप उसको बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वेंसडे को हम बैच स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वेंसडे को 3 मंथ्स वाला कोर्स भी उपलब्ध होगा, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। जो आप चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ही बाई करना है आपको। या 3 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स के बाद आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर 1 ईयर का लेते हैं तो फिर आपको 1 साल के लिए ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। क्लोज टेस्ट पैराजंबल का कोर्स भी उपलब्ध है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप अगर ये कोर्स बाई करते हैं तो निश्चित रूप से जो बहुत ही मुश्किल सेगमेंट है वो बहुत आसान आपको लगने लग जाएगा। आइए करें स्टार्ट आज का एडिटोरियल लैक्स ऑन सेफ्टी। ये एडिटोरियल आधारित है। तमिलनाडु में एक बार फिर देखने में आया है कि कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले भी आपने देखा था, आंध्र प्रदेश में ऐसा देखा, अभी यहाँ तमिलनाडु में ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो इसी बारे में आर्टिकल है कि भी ऐसा होता क्यों है, क्यों मतलब गैस का रिसाव होता है, क्यों मतलब वहाँ पे ऐसे एक्सप्लोजन होता है ना। इस बारे में आर्टिकल है ये। तो आप एंड तक सेशन को देखें और ज़रूर से दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको काम पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करनी पड़ती हैं, तो आप ज़रूर से लाइक करके जाएं। तो यहाँ जो सेशन है इसमें सबसे पहला वर्ड तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लैक्स एक वर्ड आपको दिया हुआ है। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह को बोलते हैं, जो केयरलेस होता है उसको लैक्स बोलते हैं। एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाता है। सेफ्टी का मतलब सुरक्षा है। तो सुरक्षा जो एक मुद्दा है कि भाई इस सेगमेंट में कम से कम सुरक्षा चाहिए, क्योंकि यहाँ लापरवाही बरतने का मतलब ये है कि जान से हाथ धो बैठना, जान खो देना, ये मतलब होगा लापरवाही अगर यहाँ पे की जाएगी। तो सेफ्टी को लेकर लापरवाह हैं, तो इस विषय पर ये आर्टिकल है। तो लैक्स का मतलब आप नोट कर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा केयरलेस। ठीक है, अब हम बात करें तो देखो इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे 2 डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर तो है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हम निकालेंगे। लीड टू है, इसके मतलब देख लीजिए। लीड टू का मतलब रिजल्ट इन, कोज, ब्रिंग अबाउट या एनजेंडर, मतलब किसी चीज में परिणित करना, इसका कारण बनना, कोई घटना घटित होने का, इसको बोलते हैं लीड टू। तो 2 डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। डेडली जो शब्द है इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं फैटल, इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है लीथल। ठीक है, और डेडली हम यूज कर ही रहे हैं। तो डेडली, लीथल और फैटल, इन तीनों का मतलब घातक होता है, जानलेवा होता है। टेरिबल भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन जानलेवा के लिए तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। तो 2 डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स का मतलब है 2 घातक और जानलेवा इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, औद्योगिक विनाशकारी आपदाएं। डिजास्टर्स का मतलब विनाश की घटनाएं। इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कहां पर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। लीडिंग टू द लॉस ऑफ एटलीस्ट 8 लाइव्स। और ये कह रहा है कि इसके कारण क्या हुआ। अब लीड टू का मतलब कारण बनना है, तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 8 लोगों की जिंदगियां चली गई, 8 लोग यहां मारे गए। एंड कोजिंग सीरियस इंजरीज टू मैनी, और कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं। ठीक है, कोज के साथ में टू लग जाता है अगर आपको दे रखा हो कि भी कोज बना है और किसके मतलब कौन टारगेट है इसका। तो यहाँ पे टारगेट क्या है? मैनी लोग, मतलब मैनी दे रखा, बहुत सारे लोग। इस कारण से यहाँ पे कोज के साथ में टू का प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। तो एंड कोजिंग सीरियस इंजरीज टू मैनी, और बहुत गंभीर चोटें आई हैं अनेकों को। तो 8 तो लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे चोट भी पहुंची है। फिर कह रहा है कि वंस अगेन, एक बार फिर से। अब आप सब्जेक्ट पे आ जाओ फिर से। ये आपका सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पे वर्ब दे रखी है अंडरस्कोर, क्योंकि ये प्लूरल था। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं जोड़ रखा है इसके साथ। अगर यहाँ एस जोड़ते तो फिर इसको मानते आप सिंगुलर। अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? इसके लिए आप कह सकते हो एम्फेसाइज। अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फेसाइज, मतलब किसी बात पर जोर देना, किसी बात को हाईलाइट करना, किसी बात को अंडरलाइन करना, ये सब मतलब होते हैं। तो ये कह रहा है एक बार फिर से, ये मतलब हाईलाइट करता है द वैल्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। क्या हाईलाइट करता है? सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वैल्यू क्या है।
सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, प्रोटोकॉल्स का मतलब नियम, के सुरक्षा संबंधी नियमों की वैल्यू क्या हो सकती है वो पता लग जाता है इन दो घटनाओं से। बात समझ में आ रही है? अब समझेंगे फिर से। देखो यहां सीधी सीधी बात करेंगे तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जो दो डेडली इंसिडेंट्स हुए हैं, जो ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हुए हैं, इसके कारण 8 तो लोग मारे गए हैं और अनेक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और एक बार फिर से इन घटनाओं ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अहमियत को दर्शा दिया है, ये कहना चाहता है। इसके अंदर सीरियस एडजेक्टिव है और इंजरीज यहां पे नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है और बहुत बार बताया है मैंने कि OUS एंडिंग वर्ड्स आर जनरली एडजेक्टिव्स। आगे बढ़े, आगे देखिएगा। इन अ बॉयलर ब्लास्ट एट द नेवेली थर्मल पावर सेक्शन स्टेशन। अब देखिएगा, ये आप एक नाम देखेंगे आगे चलकर, एनएलसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन को बोलते हैं, ये नाम आपको समझ में आएगा। तो ये नेवेली एक जगह है, मतलब थर्मल पावर प्लांट का नाम है। तो बॉयलर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। बॉयलर जो होता है ना, बॉयल का मतलब उबलना, उबालना होता है ना। एग्स बॉयल करते हैं तो उबालना। बॉयलर का मतलब एक ऐसा, मतलब कह सकते हो ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप गैसेस को हीट देते हो बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तापमान पर, टेम्परेचर पर, यहाँ पे चीज़ों को बॉयल किया जाता है। अब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होता है, बॉयलर लगे होते हैं। ऐसे आप जब इमेज डालोगे ना गूगल में, इसको सर्च करना आप और इमेजेस में जाना, समझ में आ जाएगा बॉयलर होता क्या है। तो ये एक ऐसी इक्विपमेंट है जिसके द्वारा गैसेस को बहुत बड़े टेम्परेचर पर हीट दी जाती है, उसको बोलते हैं बॉयलर। तो कह रहा है इन अ बॉयलर ब्लास्ट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि बॉयलर ब्लास्ट हुआ, बॉयलर में विस्फोट हुआ। कहाँ पे हुआ? इस थर्मल पावर स्टेशन में। ठीक है, ये तो नाम हो गया। तो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ ये। 6 पीपल वर किल्ड। अब यहाँ पे 6 लोग मारे गए, तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ इस स्लाइड का। और इसके वर्ब जो है, ये वाली वर्ब नंबर 1 हुई। ठीक है, अब ये वर किल्ड है, इसको आप क्या बोलेंगे? पैसिव बोलेंगे, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होती है। तो 6 लोग मारे गए। एंड अ डजन वर्कर्स सफर्ड सीवियर बर्न्स। और दर्जनों जो लोग हैं वो सफर उन्होंने किया। सफर मतलब झेलना है, यहाँ पे एक्सपीरियंस करना है। सीवियर बर्न, सीवियर का मतलब गंभीर, बर्न्स का मतलब जलने, जल गए मतलब वो, है ना। बर्न का जलना होता है। अब बर्न को इसने बना दिया क्या? बर्न को बना दिया इसने नाउन। और अगर इसको नाउन बना दिया तो आप समझ सकते हैं कि नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो कह रहा है कि दर्जनों ऐसे काम करने वाले लोग थे जिनको मतलब गंभीर जलने के निशान कह सकते हो अब, कि उनके शरीर पर जलने के निशान देखे जा सकते हैं, वो मतलब बहुत गंभीर रूप से जल गए, ये कह सकते हो। तो कह रहा है कि बॉयलर ब्लास्ट हुआ, इस थर्मल पावर प्लांट में हुआ, 6 लोग मारे गए, दर्जनों कर्मचारी जो थे वो मतलब यहाँ पे इन्होंने सफर किया, झेला कि वो जल गए। फिर कह रहा है वाइल अ टॉक्सिक केमिकल लीक एट ए फार्मास्यूटिकल प्लांट इन विशाखापट्टनम लेड टू 2 डेथ्स इमीडिएटली। फिर कह रहा है जबकि, यहाँ तो ये घटना तो नेवेली थर्मल पावर प्लांट स्टेशन की हो गई, जबकि एक टॉक्सिक केमिकल लीक, टॉक्सिक का मतलब जहरीला, ठीक है, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस। तो जहरीला जो केमिकल लीक है, रसायन का जो रिसाव हुआ, कहाँ पर? फार्मास्यूटिकल प्लांट है विशाखापट्टनम में। यहाँ पे जो ये रिसाव हुआ, इसके कारण क्या हुआ? लेड टू, हम पढ़ के आए हैं कि इसका रिजल्ट ये निकला। रिजल्ट क्या निकला? 2 डेथ्स इमीडिएटली, कि तुरंत ही 2 लोग यहाँ पे मर गए। बात समझ में आ गई आपको? तो एक तो है यहाँ पे कि भाई बॉयलर इस ब्लास्ट की घटना, ये नेवेली थर्मल पावर स्टेशन की घटना है। इसमें तो 6 लोग मारे गए हैं, दर्जनों भर जल गए हैं। फिर दूसरी जो घटना है वो टॉक्सिक केमिकल लीक की घटना है, मतलब जहरीले केमिकल का रिसाव हुआ है, फार्मास्यूटिकल प्लांट है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे, और इसके कारण 2 लोग तुरंत मर गए, ये कहना चाहता है। इमीडिएटली अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो एडवर्ब का काम करेगा। कारण इसका ये है कि एक तो आपको दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे एलवाई के, तो एलवाई के कारण आप समझ सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो कह रखे कि सेंटेंस पढ़ोगे आप तो समझ में आ जाएगा कि ये डेथ्स हुई तो कब हुई, तो तुरंत हो गई, तो ये समय बता रहा है, समय बता रहा है तो भी एडवर्ब, क्योंकि टाइम एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है ना। टाइम बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, प्लेस बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं, मैनर बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये शब्द सब एडवर्ब्स होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपको 2 घटनाएं बता रखी है, तो नेवेली थर्मल पावर प्लांट स्टेशन की और एक विशाखापट्टनम की एक पावर प्लांट था, वहाँ पे फार्मास्यूटिकल प्लांट था, वहाँ की घटना है। इससे आगे बात करें तो इस स्लाइड में देखेंगे तो दीज एंड 2 अदर रिसेंट डिजास्टर्स, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है इस स्लाइड का। इसकी वर्ब हम देखेंगे तो कह रहा है कि ये जो घटनाएं घटी हैं, ये 2 घटनाएं नेवेली का हो गया और फार्मास्यूटिकल प्लांट जो विशाखापट्टनम में, वो घटनाएं हो गई। और कह रहा है 2 और हाल ही की घटनाएं, रिसेंट का मतलब जो अभी प्रेजेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, डिजास्टर्स हुए हैं। तो ये घटनाएं हैं और 2 अभी हाल ही में जो डिजास्टर्स हुए हैं,
ऑल्सो एट नेवेली पावर प्लांट, कहां पर हुए हैं? नेवेली पावर प्लांट में। और कहां पे? एक है एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री में। कहां पे है ये? विशाखापट्टनम एरिया में है। अब देखो यहां तक की बात अगर हम नहीं करते तो आपको ये सेंटेंस बहुत ही छोटा सा लगता है ना। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ये फिर यहां पे वर्ब आई, वर्ब 1 आ गई। तो आप कहेंगे कि भाई ये दो, अगर बीच वाली बात को निकाल दिया जाए तो आप इसको ऐसा पढ़ोगे ना कि दीज एंड 2 अदर रिसेंट डिजास्टर्स, कि ये जो घटनाएं घटी हैं, ये जो डिजास्टर्स हुए हैं और हाल ही में 2 ये जो और घटनाएं घटी हैं, और इन घटनाओं ने हैव कम एट ए स्ट्रेसफुल टाइम। ये कब आई हैं घटनाएं, कब घटित हुई हैं? तो ये घटनाएं घटी हैं स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल का मतलब तनावग्रस्त कह सकते हो, या दुख का समय चल रहा है, संकट की घड़ी चल रही है उस समय। व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड इट्स फीट इन द मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक, जब भारत प्रयास कर रहा है टू फाइंड इट्स फीट, ये फाइंड वंस फीट का मतलब होता है सफल होना कह सकते हो, या किसी परिस्थिति में थोड़ा कंट्रोल की स्थिति में आने को बोल सकते हैं फाइंड इट्स फीट। तो भारत प्रयास कर रहा है कि पेंडेमिक का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, और उस पेंडेमिक के दौर में भारत इस बीमारी को कंट्रोल करने का जो प्रयास कर रहा है, यहां सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसी संकटकालीन परिस्थिति में ये घटनाएं घटी हैं। बात समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल सी बात है वैसे। देखिए 2 घटनाएं तो है हाल ही में, जो 2 डिजास्टर्स हैं, और ये जो घटनाएं हैं इनकी बात कर रहा है कि ये घटनाएं जो हैं ये उस समय आई है। जोड़ा हमने किससे? हैव कम से, क्योंकि डिजास्टर्स प्लूरल हो गया तो डेफिनेटली प्लूरल ही आता। ये आया है ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पर, ऐसे संकटकालीन परिस्थितियों में आई है जब भारत प्रयास कर रहा है अपने कदम जमाने की। अगर इसको सीधा एग्जैक्ट वैसे वर्ड्स पढ़ोगे तो फाइंड इट्स फीट का मतलब भारत अपने कदम जमा रहा है। भारत मतलब इस मुश्किल के दौर में संभलने की कोशिश कर रहा है। किस दरमियान? इन द मिडस्ट का मतलब इस बीच। जैसे आप कहें कि भाई इस स्लाइड को पढ़ाने के बीच में, तो इन द मिडस्ट ऑफ टीचिंग दिस स्लाइड आई टोल्ड यू अबाउट अनदर फैक्टर, अनदर कोई पॉइंट है ना, तो ऐसे कंडीशन को इन द मिडस्ट बोलते हैं। तो पेंडेमिक के इस दौर में, पेंडेमिक के बीच में भारत अपनी कोशिश कर रहा है कि अपने कदम जमा सके, अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, और इसी समय ये घटनाएं घट गई। कहने का मतलब ये है। बात समझ में आ गई? और बीच में इसने क्या दिया था कि घटनाएं कहां घटी, उसका ब्यौरा दिया था इसने कि घटनाएं घटी थी नेवेली पावर प्लांट में, एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री में। ये कहां पे है? ये विशाखापट्टनम एरिया के आसपास है। ठीक है, आगे आ जाइए। व्हाट हैपेंड इन नेवेली, एक तो देखो व्हाट के साथ में हैपेंड दे रखा है, तो व्हाट सब्जेक्ट बनेगा, व्हाट हैपेंड इन नेवेली, नेवेली में क्या हुआ। एक ये पूरा जो क्लोज है, ये पूरा उपवाक्य है व्हाट से बनने वाला। व्हाट हैपेंड इन नेवेली, कि नेवेली में क्या हुआ। ऑन वेंसडे, कब की घटना है? वेंसडे की। इज इनएक्सप्लिकेबल, ये कई बार आपको 1 वर्ड में पूछ लेते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ ही लेते हैं। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। क्या मतलब होता है? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब है दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ऐसी कोई चीज जिसकी व्याख्या ना की जा सके, ऐसी कोई चीज जिसे समझाया ना जा सके, उसे कहा जाता है इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट हैपेंड इन नेवेली, नेवेली में जो कुछ भी हुआ वेंसडे को, वो इनएक्सप्लिकेबल है। आपसे ये पूछा जाए कि भाई इज किसको देखकर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि व्हाट से लेकर नेवेली तक जो ये क्लोज है, इसको देखकर ये इज का प्रयोग है। आपसे पूछा जाए कि हैपेंड किसको देखकर है, तो हैपेंड का सब्जेक्ट व्हाट बन रहा है। तो व्हाट को देखकर तो हैपेंड है, और पूरे इस क्लोज को देखकर इज है। तो जो कुछ भी हुआ नेवेली में वेंसडे को, अब डे के नाम से पहले ऑन लगता है, मैंने बताया था कि इसको वैसे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर याद रखें कि जब किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हैं तो ये घटना हम वेंसडे की ही बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डे पे आ जाते हैं, इसका मतलब 2 तरह की चीजें आप समझ सकते हैं कि या तो उस पर्टिकुलर डे को कोई काम हुआ है, पास्ट में जाएगा, या फिर काम होगा तो फ्यूचर में जाएगा। चूंकि ये घटना घट चुकी है, इस कारण से पास्ट में जा रही घटना। तो कह रहा है वेंसडे को जो कुछ भी हुआ नेवेली में, वो इनएक्सप्लिकेबल है, उसको आप समझा ही नहीं सकते, उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकते। कारण क्या है कि सिंस द पावर प्रोड्यूसर हैड एनकाउंटर्ड अ बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट ओनली ऑन May 7। तो कह रहा है क्योंकि, सिंस अब यहां पे क्योंकि का अर्थ दे रहा है कि द पावर प्रोड्यूसर, पावर प्रोड्यूसर का मतलब बिजली उत्पादन करने वाला, मतलब ये एक संयंत्र है, इसकी बात कर रहा है। हैड एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर का मतलब सामना करना होता है। आप पुलिस एनकाउंटर होता है उसको मुठभेड़ पढ़ते हो ना, मुठभेड़ का मतलब ये है कि अपराधियों से पुलिस का सामना होता है। वैसा ही ये है कि पावर प्रोड्यूसर जो है उसका सामना हुआ था बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट का। अब यहां जो एक ब्लो आउट वर्ड है, इसका मतलब है एक्सप्लोजन। ब्लो आउट का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन, विस्फोट। फर्नेस जो होता है इसका मतलब भट्टी होता है, भट्टी समझते हो ना आप, तो भट्टी को बोलते हैं बॉयलर। बॉयलर मैंने समझाया आपको। तो एक बॉयलर फर्नेस ब्लो आउट हुआ था
ओनली ऑन May 7 कब की घटना है, 7 मई की घटना है। एंड हैड ऑर्डर्ड, और इस पावर प्रोड्यूसर ने ऑर्डर दिया हुआ था। पावर प्रोड्यूसर जो भी मतलब ये संयंत्र प्रोड्यूस करता है उसकी बात कर रहा है, तो इसने ऑर्डर किया था कि रिव्यू का मतलब पुनर्वलोकन किया जाए, रिव्यू किया जाए इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस की, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है उसको, एंड प्रोसेसेस जो हम तरीके यूज कर रहे हैं उसको रिव्यू किया जाए, इसका ऑर्डर भी इसने दिया था। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है नेवेली में जो कुछ भी हुआ, वेंसडे को हुआ, उसके बारे में कुछ समझा ही नहीं सकते आप, व्याख्या ही नहीं कर सकते। कारण इसका यह है कि पावर प्रोड्यूसर है उसने बॉयलर फर्नेस ब्लोआउट को एनकाउंटर किया था, इससे इसका सामना हुआ था, है ना। और कब सामना हुआ था, 7 मई को, मतलब 7 मई को पहले भी विस्फोट हो चुका था। और जब ये ब्लोआउट हुआ था, ये जो एक्सप्लोजन हुआ था उस बॉयलर के अंदर, तभी उस पावर प्रोड्यूसर ने क्या किया था, इसने मतलब एक रिव्यू की डिमांड की थी, इसने ऑर्डर दिया था कि रिव्यू किया जाए, फिर से देखा जाए कि भाई खामी है तो कहाँ पे है, ये विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ। और अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अब वेंसडे को ये घटना सामने आ गई। बात समझ में आ रही है आपको? मीन्स ये घटना अब वेंसडे को सामने आ गई, विस्फोट हो चुका था, इसी कारण से कह रहा है कि विस्फोट हुआ था, रिव्यू के लिए कहा गया था, आदेश जारी कर दिए गए थे कि रिव्यू करो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसेस को, और यहाँ पे हो गया एक और विस्फोट जिससे जाने चली गई, लोग चोटिल हो गए। ये इट्स है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन लगता है। एंड के दोनों और चीजें सेम आती है, तो एंड के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन है, तो ये प्रोसेसेस भी नाउन है। क्लियर है यहां तक? इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, विदाउट मेटिकुलस केयर, मेटिकुलस का मतलब क्या है तो देख लीजिए, केयरफुल, कंसिंशियस और पेनस्टेकिंग। तो केयरफुल और कंसिंशियस और पेनस्टेकिंग, इन सब का मतलब है कि बहुत ही बारीकी से ध्यान देना, हर चीज को समझते हुए चलना, हर एक चीज पर बहुत ही मतलब लापरवाही बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती, उसको बोलते हैं मेटिकुलस, अत्यधिक सतर्क जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है विदाउट मेटिकुलस केयर, तो बिना बहुत ही सावधानी भरी केयर के बगैर, है ना, तो सावधानी भरी केयर के बगैर, बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेज ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? मैं क्या बता चुका हूं इक्विपमेंट के, थोड़ा सा रिकॉल करो। देखे जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं तो वो तो बता दूंगा, अभी मैं नोट कर लेंगे आप। तो इक्विपमेंट के बारे में मैंने बताया था कि इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम होते हैं, इसमें एस नहीं जुड़ता है, याद रखेंगे। तो बॉयलर्स आर डेंजरस पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, तो कह रहा है कि बॉयलर्स जो हैं अगर सही तरीके से देखभाल ना की जाए, अगर सावधानी नहीं बरती जाए, तो फिर बॉयलर्स जो मैं बात कर रहा हूं इसको आप जरूर से सर्च करेंगे गूगल में जाकर कि बॉयलर्स क्या है, उसकी इमेज देखिएगा, उसका पता लग जाएगा। बॉयलर्स होता क्या है, एक इक्विपमेंट होता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, गैसेस वगैरह, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो एक आपने अगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक वेब सीरीज़ भी है मनोज वाजपेयी की, फैमिली मैन। यस, फैमिली मैन में अगर आप अंतिम एपिसोड देखते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट एपिसोड जो है, लास्ट है कि पेनल्टीमेट एपिसोड है, उससे पहले वाला, उसमें देखना कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि बॉयलर्स होते क्या हैं। वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री के अंदर ही आतंकवादियों ने विस्फोट करने के या गैस रिसाव के लिए षड्यंत्र रचा था, और वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया गया है, तो बॉयलर्स वहाँ पे थे। ठीक है, तो कह रहे विदाउट मेटिकुलस केयर, तो बगैर यहाँ पे सावधानी बरते, बॉयलर्स जो हैं बहुत ही खतरनाक पीसेज ऑफ इक्विपमेंट होते हैं, बहुत ही खतरनाक उपकरण होते हैं। डेंजरस खतरनाक होता है। डेंजरस को मैं और क्या कह सकता हूं, तो डेंजरस के लिए चलिए इधर आ जाइए आप, डेंजरस के लिए आप कह सकते हैं हैजर्डस, HAZARDOUS, हैजर्डस पढ़ेंगे इसको। डेंजरस को आप और कह सकते हैं क्या, पेरिलस। डेंजरस को और कह सकते हैं पालस, और कह सकते हैं रिस्की। ठीक है, ये खतरनाक को बोलते हैं, खतरों से भरे हुए को बोलते हैं, फुल ऑफ रिस्क को बोलते हैं, फुल ऑफ डेंजर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो डेंजरस पीसेज ऑफ इक्विपमेंट हैं, ये बहुत ही मतलब खतरनाक उपकरण होते हैं अगर ध्यान ना दिया जाए। फिर कह रहा है हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम मेक फॉर अ लीथल कॉम्बिनेशन इफ द रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन। फिर कह रहा है कि भाई हाई प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम, स्टीम का मतलब भाप होता है। हाई प्रेशर मतलब एक तो बहुत ही दबाव बहुत ज़्यादा, इसमें हाई प्रेशर की भाप होती है। दूसरा कह रहा है कि सुपर हीटेड मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा हीटेड स्टीम है। मेक फॉर का मतलब होता है कारण बनना, इस मेक फॉर का मतलब है कारण बनना, लीड टू कह सकते हो इसको, कोज कह सकते हो। तो ये कारण बनती है किसका, अलीथल कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बनता है कि सुपर हीटेड भी है और यहाँ पे हाई प्रेशर वाली भाप भी है, तो ये कारण बनता है किसका, लीथल कॉम्बिनेशन का। लीथल का मतलब हम चर्चा कर चुके हैं, डेंजरस होता है। हमने बताया था कि मैंने आपको डेंजरस के लीथल का मतलब डेडली होता है ना, फैटल होता है। ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं, देख लो इस पर लिखा हुआ है फैटल, लीथल, डेडली, हम चर्चा कर चुके हैं ना इसकी।
तो देखो इसमें, तो साथ साथ में ध्यान रखते चलो कहाँ हमने पढ़ा है। तो ये लिथल कॉम्बिनेशन होता है इफ द रिलीज मैकेनिज्म इज नॉट, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम है, मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर उनका रिलीज मैकेनिज्म, अगर ये भाप निकलना, भाई भाप निकलेगी, भाप अगर ऊपर उठेगी, जैसे कुकर में सीटी लगती है तो भाप निकलती है, तो वैसे ही है कि उनकी जो ये जो इफ देयर रिलीज, अगर ये उनका रिलीज जो है मैकेनिज्म इज नॉट केप्ट इन गुड ऑर्डर, अगर सही तरीके से नहीं है ना, अगर इनका भाप निकलने का जो सिस्टम है वो सही ऑर्डर में नहीं है, सुव्यवस्थित नहीं है, एंड देयर इज एन एक्सप्लोजन, तो फिर क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। समझ रहे हो भाई, अगर कुकर के सीटी ना होती और भाप बनती रहती तो फिर क्या, कुकर का विस्फोट ही होता, फट जाता, फिर वो बस्ट हो जाता। तो वही बात यहाँ पे है, एक्सप्लोजन यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है किसका, इज का, क्योंकि देयर से तो इन्वर्जन लगता है तो इज इसके पहले आएगा, समझ गए आप। और ये रिलीज मैकेनिज्म का वर्ब जो है वो इज है, ठीक। तो फिर देख लो एक बार, समझ लीजिए बात इसको। तो यहाँ पे हमने बात किया कि जो ये स्टीम होती है, सुपर हीटेड स्टीम है और हाई प्रेशर की स्टीम है, ये कारण बनती है किसका, लीथल कॉम्बिनेशन का। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सुपर हीटेड भी है और हाई प्रेशर भी है, ये बहुत ही घातक कॉम्बिनेशन है, जानलेवा है, और अगर इसका रिलीज सही ढंग से नहीं होता है, इसका सिस्टम सही ढंग से नहीं होता रिलीज करने का, तो विस्फोट हो जाता है। फिर कह रहा है फॉर दिस वेरी रीजन, इसी कारण के लिए, जब वेरी लगता है ना ऐसे केस में, तो ये इम्फेसाइज करने के लिए लगता है, ये जोर डालने के लिए लगता है। तो कह रहा है इसी कारण से दे आर रेगुलेटेड स्ट्रिक्टली, इनको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने का मतलब समझ लेना, जब भी कहा जाए रेगुलेट, इसका मतलब नियमों में बांधते हो, इसका मतलब उस पर आप कंट्रोल रखते हो। तो इनको कंट्रोल किया जाता है स्ट्रिक्टली, बहुत ही सख्ती से, अंडर द इंडियन बॉयलर्स एक्ट, किसके तहत, इस अधिनियम के तहत। और जब भी कोई अधिनियम की आप बात करते हो, तब मैंने तो शायद खास करके देखा है, जब से पढ़ाया है वहां पे दे लगता है, ठीक है ना भाई। इंग्लिश ग्रामर के एक तो रूल्स याद करो, आप रटना पड़ेगा फिर तो उन चीज़ों को। अगर आप न्यूज़पेपर से बार बार में कोई चीज़ देख रहे हो तो उसको रूल बना लो, तो वो रूल बन गया, वही कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में किसी न किसी व्यक्ति ने लिख दिया होगा, है ना। तो दय यहाँ पे लग रहा है क्योंकि एक्ट का नाम है। तो ये कह रहा है कि इस एक्ट के तहत, जब किसी के अधीन की बात करते हो, किसी भी अधिनियम के तहत, किसी भी सेक्शन के तहत, तो अंडर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है इसी कारण से, यही वो कारण है, ये स्ट्रेस डाल रहा है इस बात पर, इसलिए वेरी लगाया। ये जो है इनको रेगुलेट किया जाता है, किनको, ये स्टीम वगैरह है, इनको रेगुलेट किया जाता है किस तरीके से, इंडियन बॉयलर्स एक्ट के तहत, एटलीस्ट ऑन पेपर, कम से कम कागजों में तो ऐसा है ही, कम से कम कागजों में तो करते ही हैं, प्रैक्टिकल न करें। फिर देखिएगा द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज तो आप समझते हैं, जो पुराने स्टूडेंट तो बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। इसका मतलब आउटकम होता है, क्या मतलब होता है, आउटकम। इसका मतलब कोरोलरी होता है, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो रिपरकशन, ठीक, रिजल्ट होता ही है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंस के सिनोनिम है, ठीक है, ये परिणामों को बोलते हैं। तो कह रहा है कि द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस, टेरिबल यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो बहुत ही भयानक जो परिणाम है किसके, लैक्स बॉयलर सेफ्टी। लैक्स का मतलब लापरवाही पूर्ण, जो बॉयलर सेफ्टी की बात आप कर रहे हो, बॉयलर वही इक्विपमेंट, सेफ्टी, सेफ्टी का मतलब हो गया सुरक्षा। तो ये तो देखा था ना कि भी इनको रेगुलेट करते हैं, तो बॉयलर्स की बात ही कर रहा था, बॉयलर्स को रेगुलेट करते हैं। बॉयलर का सिस्टम क्या होता है, भाप वगैरह, स्टीम वगैरह बहुत हाई प्रेशर की होती है ना, उन सब की बात कर रहा था। तो कह रहा है टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक्स बॉयलर सेफ्टी, तो ये जो बहुत ही भयानक परिणाम है, सावधानी पूर्ण तरीके से, मतलब बिना सावधानी के या असावधानी से, लापरवाही पूर्ण तरीके से इस सेफ्टी की, बॉयलर सेफ्टी की जो बात आप कर रहे हो, लापरवाही अगर बढ़ती जाती है तो इसके परिणाम जो है बहुत ही भयानक, वर एविडेंट, वर है वो इन परिणामों को देखकर है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। तो ये बहुत ही एविडेंट थे। एविडेंट क्या होता है, बहुत ही स्पष्ट, जो साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट है, क्लियर है। देख लीजिए, ऑब्वियस कह सकते हो, एपेरेंट कह सकते हो, कॉन्स्पिकस कह सकते हो, डिस्टिंक्ट कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट। तो परिणाम बहुत ही स्पष्ट थे। कब, 3 साल पहले, कहाँ पे, रायबरेली। रायबरेली तो क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र रायबरेली में ऐसी घटना घटी थी, तो वहाँ पे समझ में आ गया था कि भाई इसमें अगर लापरवाही बढ़ती है तो परिणाम ऐसे निकल सकते हैं। मैंने ब्लास्ट हुआ क्या था उस समय 3 साल पहले, तो लेखक लेके जा रहा है आपको पास्ट में, मैंने ब्लास्ट एट एन एनटीपीसी पावर प्लांट किल्ड अ फ्यू डजन पीपल, कि जब एक ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट कहाँ पे हुआ था, इस पावर प्लांट में। देखो जिस पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ वहां पे एट लग रखा है, वहां पे भी आपने पहले भी देखा एट लगा हुआ था, एनटीपीसी पावर प्लांट में हुआ था, और इस ब्लास्ट ने क्या किया था, लोगों को मार दिया था। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई। अ फ्यू डजन पीपल, कितने लोगों को मार दिया था, कुछ दर्जनों भर लोगों को मार दिया था उस ब्लास्ट में, मतलब मर गए थे लोग। बट स्टेट्स हैव क्लियरली नॉट इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज का मतलब होता है अपनाना, इंटरनलाइज का मतलब है आत्मसात करना, किसी चीज को अपना लेना। लेकिन स्टेट्स जो हैं वो क्लियरली
अभी तक उन्होंने इंटरनलाइज नहीं किया है। कौन सी? जीरो टॉलरेंस की नीति। जीरो टॉलरेंस का मतलब है मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा, अब मेरी चीजें जो है वो एक गले तक आ चुकी है, अब मेरे सहन नहीं होगी, उसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। जीरो का मतलब शून्य, टॉलरेंस का मतलब सहिष्णुता, सहन करने की प्रवृत्ति, प्रोसेस। टू बॉयलर एक्सीडेंट्स, कि बॉयलर एक्सीडेंट्स में अगर ऐसी घटना घटती है तो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। इस कल्चर को अभी भी यहां पे नहीं अपनाया गया है स्टेट्स के द्वारा। तो स्टेट्स यहां पे सब्जेक्ट था, हैव यहां पे वर्ब हो गई, क्लियरली एडवर्ब है। इंटरनलाइज्ड हैव को देखकर थर्ड फॉर्म दे रखी है और फिर आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है कि इंटरनलाइज क्या नहीं किया, कल्चर ऑफ जीरो टॉलरेंस को, और किसके लिए वो आपको दे रखा है, टू बॉयलर एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, इससे आगे आ जाइए, द गैस लीक इन विशाखापट्टनम। तो गैस लीक जो हुई विशाखापट्टनम में, अपेरेंटली इन्वॉल्विंग बेंजीमिडाजोल, ये एक रसायन का नाम है, केमिकल का नाम है। तो गैस लीक जो हुई विशाखापट्टनम में, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अपेरेंटली हम पढ़ के आए हैं, एविडेंटली कह सकते हो इसको, कॉन्स्पिकसली कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इसको डिस्टिंक्टली कह सकते हो, क्लियरली कह सकते हो, ये एडवर्ब बना दिया इसने। तो विशाखापट्टनम में जो गैस का रिसाव हुआ जिसमें ये रसायन शामिल था, इस रसायन के बारे में कहा है कि भी ये रसायन यूज कहाँ होता है, ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। अब रेजेज जो है वो इसको देखकर है, तो ये जो रिसाव हुआ है ये प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न खड़े करने के लिए क्लोज टेस्ट में याद रख सकते हैं, क्लोज टेस्ट में काफी बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि राइज रेज क्या आएगा, तो रेज का प्रयोग करना है, राइज का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो गैस लीक जो है वो मतलब प्रश्न उठाता है किस बात को लेकर, ऑन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को लेकर। मेंटेनेंस का मतलब तो मेंटेन करने की प्रोसेस भी कैसे मेंटेन करना है, ऑपरेशनल का मतलब है ऑपरेशन से ऑपरेशनल बना है, ऑपरेशनल का मतलब हो गया वो प्रोसीजर जिनको किस प्रकार से ऑपरेट किया जाना है, वो तौर तरीके के कैसे ऑपरेट किया जाना है। तो कह रहा है कि जो गैस रिसाव हुआ था विशाखापट्टनम में, उसने मतलब अपेरेंटली इन्वॉल्विंग बेंजीमिडाजोल, इसमें स्पष्ट रूप से ये रसायन शामिल था जो फार्मास्यूटिकल्स में इस्तेमाल होता है। तो ये गैस रिसाव प्रश्न उठाता है कि कैसे आप ऑपरेशन में ले रहे हो, उन चीज़ों कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे मेंटेन कर रहे हो, सब मतलब त्रुटिपूर्ण है। ये प्रश्न उठाता है कि आपने सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, सही तरीके से चीज़ों को ऑपरेट नहीं किया। फिर द प्रोब इनटू हाउ वेपर्स ऑफ ए स्टेबल बट एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल एस्केप्ड शुड लीड टू एन अपग्रेड टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। प्रोब के साथ में इनटू लगता है, याद रखिएगा। प्रोब का मतलब जांच होता है, तो ये जो जांच है किस चीज़ की, कि हाउ वेपर्स, वेपर्स का मतलब वाष्प, भाप। तो वाष्प जो है स्टेबल बट एक्यूटली, एक्यूटली का मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंसली कह सकते हो, है ना, कि कह रहा है कि जांच, जांच किस चीज़ की। अब जांच याद रखना है सब्जेक्ट है, आगे कैसे वर्ब आएगी बता दूंगा, फिलहाल पढ़िए कि जांच किस चीज़ की, कि हाउ वेपर्स ऑफ ए स्टेबल बट एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल, कि वैसे तो स्थिर है ये केमिकल लेकिन वैसे बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही जहरीला केमिकल है। कैसे ये मतलब भाप ही है, ये वेपर्स है, वो कैसे मतलब एस्केप्ड, एस्केप का बच निकलना होता, तो कैसे ये भाप वहां से रिसाव इसका हुआ। लीड टू एन, शुड लीड टू एन अपग्रेड, तो इससे क्या होना चाहिए, इस चीज से, इस जांच से एक चीज सामने आनी चाहिए कि भाई अपग्रेड हो, कम से कम इसका स्तर थोड़ा सा बढ़े, और टू सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, और कहां तक की अपग्रेड हो जाए, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सुरक्षा संबंधी नियमावली है उसके अकॉर्डिंग, जो उनके मानक स्तर हैं वहां तक ये हो जाए। तो प्रोब जो है ये सब्जेक्ट आपका है और इसकी वर्ब ये शुड लीड है। तो कह रहा है कि प्रोब जो है जांच है, उससे एक चीज यहां पे सामने आ जानी चाहिए, एक चीज कम से कम कर दें आप, कि जांच होने पर यह चीज तो हो कि आप अपग्रेड तो करो, अपग्रेड करो कहां तक, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तक अपग्रेड करो। ठीक है, कहां तक करो उसके लिए टू लगा रखा है, ये टू बता रहा है कि इस स्तर तक करो, क्योंकि टू डेस्टिनेशन के लिए लगता है। ठीक है, और बीच में क्या दे रखा है कि प्रोब किसकी है, प्रोब इसकी है कि ये जो वाष्प है, जो भाप है, किसकी, एक स्टेबल केमिकल, इसी की बात कर रहा है, बेंजीमिडाजोल की। तो ये स्टेबल केमिकल है लेकिन टॉक्सिक, बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक केमिकल है। इसको आप हाईली भी कह सकते हो, इंटेंसली भी कह सकते हो, बहुत ज्यादा को बोलते हैं, इसके लिए यूज किया गया है। आगे आ जाइए, तो आगे कह रहा है इन द नेवेली इंसिडेंट, ये जो नेवेली में घटना घटी है, नेवेली हम पढ़ ही रहे हैं अभी तक, देयर इज अ सजेशन, तो सजेशन है। अब सजेशन की वर्ब जो है वो आपकी इससे पहले है, क्योंकि ये इन्वर्जन लग रहा है, फिर से देयर से स्टार्ट है। तो नेवेली जो घटना है उसमें एक सजेशन है, एक संकेत है, एक सुझाव है, दैट द बॉयलर वॉज नॉट इन ऑपरेशन। ये पता लगा है, ये हिंट मिला है, सजेशन का मतलब यहाँ हिंट पढ़े, तो यहाँ पे एक हिंट मिला है कि भाई बॉयलर जो है वो ऑपरेशन में नहीं था, मतलब वो काम ही नहीं कर रहा था।
एज इट हैड ट्रिप्ड, क्योंकि ये खराब हो चुका था। ट्रिप का मतलब वैसे ठोकर खाकर गिर जाना होता है, और आपके घरों में जैसे आप देखते हैं कि जो भी बिजली वगैरह का एक मैन मतलब कह सकते हो कनेक्शन होता है ना, जब वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो उसमें ट्रिप हो जाती है, वो बटन वगैरह होते हैं ना, तो इसको ट्रिप बोलते हैं। तो ये पहले से ट्रिप हो चुका था, मतलब पहले से खराब हो चुका था। एंड वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिवाइव्ड, और ये उस प्रोसेस में था। किस प्रोसेस में था? और बीइंग रिवाइव्ड, इसको फिर से ठीक किए जाने के प्रोसेस। वैसे रिवाइव का मतलब रिस्टोर होता है, रिवाइटलाइज होता है, फिर से सक्रिय करना, फिर से प्राण डालना, है ना, फिर से ऊर्जावान बनाना। लेकिन यहाँ पे ऊर्जावान बॉयलर वस्तु है, इसलिए हम ऊर्जावान जान डालना ये तो कह नहीं सकते, तो इसके लिए हम कहेंगे ठीक किए जाने के प्रोसेस में था। तो कह रहे नेवेली इंसिडेंट में एक हिंट है कि भाई बॉयलर जो था जिसमें विस्फोट हुआ था वो मतलब काम ही नहीं कर रहा था और ये खराब हो चुका था, और इस मतलब प्रोसेस में था, प्रोसेस चल रहा था इसको ठीक करने का। सिंस द मेजर ऑपरेशंस ऑफ दिस इक्विपमेंट इन्वॉल्व फर्नेस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। फिर कह रहा है चूंकि, सिंस का मतलब चूंकि, जो मेजर ऑपरेशंस हैं, जो मुख्य ऑपरेशंस हैं इस इक्विपमेंट के, इस बॉयलर के, इन्वॉल्व इसमें शामिल हैं, समझना। तो कह रहा है कि जो मुख्य ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस प्लूरल है इस कारण से इन्वॉल्व है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। तो चूंकि जो इसके मुख्य ऑपरेशंस है, जो इसके मुख्य काम होते हैं इस बॉयलर के, उसमें शामिल होता है क्या? एक तो फर्नेस होती है, एक तो भट्टी होती है इसमें, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, और इसमें काम होता है क्या? इसमें स्टीम का प्रोडक्शन होता है, भाप बनती है इसके अंदर। What led to an unexpected blowout? तो कह रहा है कि ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण ये अनएक्सपेक्टेड ब्लोआउट हुआ, जैसे कि आशा ही नहीं की गई। अब ब्लोआउट तो एक्सप्लोजन को बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। ब्लोआउट यहाँ पे नाउन के रूप में है, तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जो है पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है और एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि क्या चीज ऐसी थी, वोट को देखकर लेड टू है, कि जिसके कारण परिणाम ये निकला कि ऐसा विस्फोट हुआ जिसके सोचा ही नहीं गया, जिसके बारे में कुछ ऐसा था ही नहीं, सोच ही नहीं सकते आप कैसा हो भी सकता है क्या, क्योंकि मुख्य काम ही इसका ये होता है, फर्नेस है, और यहाँ पे मतलब हीट देना। फर्नेस का मतलब वैसे भट्टी में होता क्या, हीट दी जाती है, और प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, यही तो काम है। फिर कह रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये ब्लोआउट हुआ। फिर कह रहा है एनएलसी इंडिया अ की पावर प्रोड्यूसर। अब एनएलसी इंडिया, मैंने कहा था कि एनएलसी का मतलब नेवेली, फिर लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को बोलते हैं, नवरत्न कंपनी है भारत की। तो एनएलसी जो है वो एक की पावर प्रोड्यूसर है। की का मतलब मुख्य है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य पावर प्रोड्यूसर है, बिजली का उत्पादन करता है। हैज एन ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट ए ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट। अब इसको बाध्यता है, ऑब्लिगेशन का मतलब बाध्यता, कंपल्सन कह सकते हो। इस ऑब्लिगेशन को क्या कह सकते हो? कंपल्सन। तो अब बाध्यता बनती है इसके लिए, अब ये अनिवार्यता बन जाती है कि ये प्रेजेंट करे, प्रस्तुत करे, क्या प्रस्तुत करे? ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट, बिल्कुल पारदर्शी रिपोर्ट दे। ऑन व्हाई इट्स फैसिलिटीज आर बीसेट बाय मिसहैप्स। क्या रिपोर्ट दे? किस बात को लेकर रिपोर्ट दे? तो इस मुद्दे पर दे। ऑन व्हाई इट्स फैसिलिटीज, इट्स किसके लिए आ रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, एनएलसी इंडिया के लिए आ रहा है, कि इसके जो फैसिलिटीज, सुविधाएं जो हैं वो क्यों मतलब दुर्घटनाओं से घिरी हुई है, क्यों मतलब इससे पीड़ित है। बीसेट का मतलब घिरा हुआ होना भी होता है, बीसेट का मतलब पीड़ित करना भी होता है, और आर बी सेट है, बी सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, क्योंकि सेट की तीनों फॉर्म सेम है तो बी सेट की तो सेम रहनी ही है ना। तो ये पैसिव वॉइस है। तो मिस हैप्स का मतलब दुर्घटनाएं होती हैं, हैपनिंग जो होता है घटना, मिस लगा दिया तो दुर्घटना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दुर्घटनाओं से क्यों मतलब हमेशा सराउंड रहती है इसकी फैसिलिटीज, इस बारे में ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट दे, ये इस पर बाध्यता बन गई है। बी सेट के सिनोनिम्स देख लीजिए, प्लेग हो सकता है, एफ्लिक्ट हो सकता है, ये तो पीड़ित करने के सेंस में है, और बाकी जो तीन है वो घेरने के सेंस में है, घिरे हुए होने के सेंस में है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। समझ में आ गया आपको ये वाला? आगे देखिएगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डिमांड्स। ऑक्यूपेशनल का मतलब व्यवसायिक, जो ऑक्यूपेशन है उसको व्यवसाय बोलते हैं, तो ये व्यवसायिक हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो व्यवसायिक सुरक्षा, इसमें जरूरत पड़ती है, इसमें मतलब मांग होती है। डिमांड को आप कॉल फॉर कर सकते हो क्या? कॉल फॉर का मतलब भी डिमांड होता है, बताया था मैंने आपको। तो कह रहा है कि ऑपरेशनल सेफ्टी है, ये सब्जेक्ट है, डिमांड्स इसकी वर्ब है, क्योंकि सेफ्टी सिंगुलर है। उसमें डिमांड ये होती है कि बॉयलर्स आर ऑपरेटेड बाय ट्रेन्ड पर्सनल। ये पर्सनल होता है, एक पर्सनल होता है, PERSONAL ये पर्सनल है, और PERSONNEL ये पर्सनेल है। ये पर्सनेल जो होता है वो स्टाफ को, कर्मचारियों को बोलते हैं, पर्सनल है वो निजी को बोलते हैं, इंडिविजुअल को बोलते हैं, व्यक्तिगत को बोलते हैं। ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित, तो पर्सनेल तो है नाउन और ट्रेंड है एडजेक्टिव। तो कह रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो है वो डिमांड करती है कि बॉयलर्स जो हैं वो ऑपरेट किए जाएं, किसके द्वारा? प्रशिक्षित लोगों के द्वारा। कहीं ऐसा नहीं कि नौ सीखे व्यक्ति को बैठा दिया वही ऑपरेट कर रहा है, उसको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी का। तो एक तो सब्जेक्ट ये है S1, इसकी वर्ब V1 ये है, फिर S2 ये है, तो V2 आपको दे रखी है आर ऑपरेटेड, ये आपकी V2 है, ये आर ऑपरेटेड, ठीक है।
फिर कह रहा है बाय ट्रेन पर्सनल बट सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। लेकिन कह रहा है भाई ये तो डिमांड है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जरूरी है कि बॉयलर्स का इस्तेमाल कौन करे, बॉयलर्स को ऑपरेट कौन करे, प्रशिक्षित स्टाफ करे। लेकिन सम ऑफ दोज ऑन द ग्राउंड का मतलब यथार्थ की बात अगर करो, जमीनी हकीकत की बात करो, सम ऑफ दोज का मतलब उनमें से मतलब स्टाफ की बात कर रहा है। हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज, उनको ऐसा डिस्क्राइब किया गया है किस रूप में कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, वो एम्प्लॉइज प्रशिक्षित नहीं है, उनको कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल किया गया है थोड़े समय के लिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उनमें से कुछ जो है जमीनी हकीकत ये है कि उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको ऐसा माना गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे इनको भर्ती किया गया। डिस्क्राइब में एज लगेगा, कल भी डिस्कस किया था हमने, देख सकते हैं वही चीज़ है। रिगार्ड, डिफाइन, डिस्क्राइब, व्यू, नो और ट्रीट, इन सबके साथ में एज लगता है। इट विल टेक एन इंडिपेंडेंट प्रॉब। अब देखो कह रहा है कि इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल टेक यहाँ पे वर्ब हो गई कि इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब लगेगी, इसमें स्वतंत्र जांच की डिमांड मतलब है, स्वतंत्र जांच इसकी होगी। अब कहोगे कि सर इनटू तो नहीं है इसके आगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते ही कुछ इस तरीके से हो कि आपने रट लिया कि प्रोब में इनटू लगेगा। इनटू तब लगेगा जब जांच किस चीज़ की है वो दे रखी हो, आगे अब जांच का विषय नहीं है तो इनटू नहीं है। तो ये कह रहा है इसमें एक स्वतंत्र जांच होगी टू डिटरमाइन, ये तय करने के लिए, वेदर कोस्ट कैलकुलेशंस गाइडेड स्टाफिंग डिसीजंस इन सच ए हैजर्डस सेक्टर, कि क्या कॉस्ट कैलकुलेशन मतलब आपने ये गणित लगा ली कि पैसा बचाना है, इसी कारण से आपने स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा, प्रशिक्षित स्टाफ को अधिक पैसा देना पड़ता है। कुल मिला के बात तो यही है। लिटरल मीनिंग देखो क्या है इसका, तो इसमें एक स्वतंत्र जांच लगेगी ये पता लगाने के लिए, ये तय करने के लिए कि क्या कॉस्ट गाइडलाइंस के कारण ये प्रेरित हुआ। कॉस्ट गाइडलाइन सब्जेक्ट है, क्या इसने गाइड किया स्टाफिंग को, मतलब स्टाफिंग डिसीजन का मतलब स्टाफ को भर्ती करने का निर्णय। इन सच ए हैजर्डस सेक्टर, इस प्रकार के एक खतरनाक सेक्टर में, कि खतरों से भरा हुआ सेक्टर है, यहाँ पे काम करने वाले को खतरा तो मंडराता ही रहता है, और इस सेक्टर में आपने कॉस्ट कैलकुलेशन निकाल कर कि पैसा इनमें कम लगेगा, इसलिए आपने स्टाफ भर्ती में उन्हीं को लगाया जो प्रशिक्षित नहीं थे, सुप्रशिक्षित लोगों को लगाते अधिक पैसा लगता है। ये तो लेखक का व्यू है, ऐसा है क्या, ऐसा सोच रहा है ये। सच के बाद में देख लीजिए कि सच एक डिटर्मिनर होता है, सच एक प्रोनाउन होता है, सच एक नाउन भी होता है, याद रखिएगा। अब सच यहाँ पे एक एडजेक्टिव भी होता है, सच यहाँ पे जो यूज किया गया है इसके बाद में देखो ए लगा हुआ है, तो सच के बाद में ही ए लगेगा, याद रखना इस चीज का। ये प्रोनाउन या डिटर्मिनर के रूप में इस्तेमाल होने वाली चीज है, सच अ हैजर्डस सेक्टर। अब हैजर्डस यहाँ पे एडजेक्टिव है, सेक्टर यहाँ पे नाउन है, तो ये डिटर्मिनर के रूप में इसको मान सकते हो आप। और सच के बाद में ही ए या एन लगता है, पहले कभी नहीं लगता है। जबकि सच जब ऐसी स्थिति में आता है, जब एडवर्ब के रूप में आता है, मतलब एडजेक्टिव की विशेषता बताने के रूप में आता है, तो लगना तो चाहिए पहले रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इससे आगे देखिएगा, द रेस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इज यूजुअली टू स्टेम पब्लिक आउटरेज बाय अनाउंसिंग कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। स्टेम का मतलब यहाँ पे रोकना है, स्टेम का मतलब यहाँ पे रोकना। तो रेस्पॉन्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, तो कह रहा है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का रेस्पॉन्स। अब भाई इनसे पूछो कि विस्फोट हुआ, तुम्हारा क्या कहना है, तो इनके पास तो एक ही काम नेता लोगों के पास कि ये मुआवजा दे देंगे, जिनको जो लोग मरे हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनके आश्रितों को, उनके परिवार को मुआवजा कंपनसेशन मिल जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि रेस्पॉन्स जो है केंद्र सरकार का और स्टेट्स का, किसके प्रति रेस्पॉन्स, तो रेस्पॉन्स के लिए टू लगता है, मैंने बताया है काफी बार। रेस्पॉन्स किसके प्रति, प्रत्युत्तर क्या होता है जब भी कोई औद्योगिक एक्सीडेंट्स होते हैं, वो ये होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स की वर्ब ये है, वो होता है सामान्यतः पब्लिक आउटरेज। आउटरेज का मतलब है गुस्सा, आउटरेज को आप कर सकते हैं रैथ, WRATH, या आप कर सकते हैं आयर, ठीक है, या एंगर है ही, या रेज, ये सब गुस्से के सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो कह रहा है कि पब्लिक का जो गुस्सा है उसको रोकने के लिए, स्टेम का मतलब रोकना होता है, तो पब्लिक के गुस्से को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, प्रत्युत्तर उनका ये होता है अनाउंसिंग कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स, की जो पीड़ित हैं उनके लिए ये कंपनसेशन अनाउंस कर देते हैं, मुआवजा अनाउंस कर देते हैं। इस प्रकार से वो रोक लेते हैं इनके गुस्से को शांत करने का तरीका इनके पास एक ही है। फिर कह रहा है ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी दैट लीड्स टू फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिफॉर्म इज अ लो प्रायोरिटी। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, इंक्वायरी का मतलब पता ही आपको जांच। तो एक पारदर्शितापूर्ण तरीके से जांच जो है, वो जांच जो कि परिणित करती हो, जो कि रिजल्ट निकालती हो, फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो कि ताकि जिम्मेदारी तय हो, एंड रिफॉर्म और सुधार इज अ लो सुधार हो, वो एक लो प्रायोरिटी रहती है, मतलब प्राथमिकता बिल्कुल निम्न स्तर की रहती है। कि एक पारदर्शितापूर्ण जांच हो जिससे ये हो सकता है कि जिम्मेदारी भी तय हो जाए कि ये जिम्मेदार था, पता लग जाए, और सुधार भी हो इस सेक्टर में। तो ये ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी जो है वो एक लो प्रायोरिटी है, मतलब ऐसी प्राथमिकता है जिसको मतलब आप कहें कि प्रेफर ही नहीं करते हैं, इस चीज़ को अपनाते ही नहीं हैं। एक और देखिए,
दिस कल्चर मस्ट चेंज, ये जो संस्कृति है, ये जो एक तरीका है, ये जो तौर तरीके यूज किए जाते हैं, ये बदलने ही चाहिए। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन बताता है कि निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए, तो ये कल्चर बदलनी ही चाहिए। सच एक्सीडेंट्स आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से जो एंड होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो कह रहा है कि ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं, अब देखो सच के बाद में प्लूरल आ गया एक्सीडेंट्स, ठीक। अब यहां पे सच के बाद में प्लूरल आ गया, सिंगुलर लगाते तो A या N लग जाता, अनकाउंटेबल लगाते तो आर्टिकल नहीं भी आता। तो ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं आर मोस्टली प्रिवेंटेबल, वो अधिकांशतया क्या होती है कि रोकने योग्य होती है, कि आप इनको रोक भी सकते हो। तो ये एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है, ठीक। फिर कह रहे हैं एंड अकर रेयरली, अकर का मतलब घटित होना, रेयरली का मतलब कभी कभार ही, इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड का मतलब ऐसे दुनिया में जो कि औद्योगिक वर्ल्ड है। तो कह रहा है कि ऐसी कल्चर बदलनी ही चाहिए, ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोक सकते हो। और ऐसे एक्सीडेंट ऐसा नहीं हर बार होता है, कभी कभार होता है इस दुनिया में, बिकॉज ऑफ इम्पेकेबल अटेंशन टू सेफ्टी। और किस कारण से होता है, तो इस अटेंशन के कारण। इम्पेकेबल का मतलब क्या है, इम्पेकेबल का मतलब फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, एग्जाम्पलरी, मतलब त्रुटिहीन, जिसमें त्रुटि की संभावना ही नहीं हो, गलती की संभावना न हो। तो अगर सेफ्टी की मतलब बहुत ही ध्यान से ये काम करते हैं, इस कारण से संभावना होती नहीं है कि ऐसे एक्सीडेंट हो, बड़े ध्यान से काम किया जाता, पता होता है कि रिस्की है, इसलिए कौन अपने जान जोखिम में डालेगा, इसलिए इम्पेकेबल अटेंशन है, इम्पेकेबल एडजेक्टिव है। अभी बताया था मैंने, ABLE एंडिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इंडियाज एस्पिरेशंस टू इंडस्ट्रियलाइज शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी। तो कह रहा भारत की जो इच्छाएं हैं, भारत में महत्वाकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस महत्वाकांक्षाएं, तो भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं टू इंडस्ट्रियलाइज, क्या महत्वाकांक्षा कि भारत चाहता है कि औद्योगिकरण कर दिया जाए पूरे देश में, शुड बी फाउंडेड ऑन सेफ्टी। तो ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, शुड बी फाउंडेड मतलब ये होनी चाहिए, फाउंडेड मतलब आधारित होनी चाहिए, किस पर, सेफ्टी पर, सुरक्षा पर। तो सुरक्षा के मतलब एक आधार पर ये चीज़ें पनपनी चाहिए। भारत की महत्वाकांक्षाएं हैं वो ठीक बात है, लेकिन भारत यहाँ पे सुरक्षा को अपना कर ही आगे बढ़े, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपका एडिटोरियल हमने डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं रिवीजन पर। प्यूराइल एक वर्ड है, प्यूराइल कल के सेकंड एडिटोरियल में कुछ वर्ड्स थे, जो बच्चे पेड यूजर्स हैं उनको पता है, उनको ये वोकैब मिलती है, उनको ये एडिटोरियल मिलता है, उनको पता है कुछ वर्ड्स यहाँ पे 1 2 3 ये कल के एडिटोरियल से ही थे। प्यूराइल का मतलब बचकाना होता है, आप इसको चाइल्डिश कह सकते हो या आप इसको कह सकते हो फुलिश, मूर्खतापूर्ण या फिर बचकाना, चाइल्डिश या फिर फुलिश, फुलिशनेस होता है वैसे, ठीक, बचकाना कह सकते हो। इमरजेंट का मतलब होता है डेवलपिंग, लिख लीजिए एक बार आप, डेवलपिंग, उभरता हुआ। प्रेजुडिशियल का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। विशिट का मतलब होता है स्पॉइल, खराब कर देना, बिगाड़ देना। आउटलास्ट का मतलब ये तो पढ़ा ही आपने शायद, आउटलिव मतलब थोड़ा सा किसी की अपेक्षा ज़्यादा जीना, ज़्यादा ठहरना, ज़्यादा स्टे करना, उसको बोलते हैं। तो ये इसके मीनिंग्स हैं, एक बार आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ताकि मैं बता दूं आपको कि कैसे जोड़ना है। देखो अब जुड़ेगा कैसे। प्यूरल है, प्यूराइल है, जो इसको जोड़ेंगे आप 1 नंबर को चाइल्डिश से, C से। इमरजेंट को जोड़ेंगे 2 नंबर को डेवलपिंग से, B से। तीसरा जो है इसको जोड़ेंगे आप A से, हार्मफुल। फिर 4 नंबर विशिट है, इसको जोड़ेंगे E से, स्पॉइल, बिगाड़ना, खराब करना। 5 नंबर को जोड़ेंगे D से। ये इसके आंसर्स हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। आ जाइए ट्रांसलेशन में। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा, तो पहली बात तो जो बिडेन सब्जेक्ट है, जो बिडेन की कुछ विशेषताएं दे रखी है। ये कौन थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और पहले ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इनकी विशेषता लेते हुए कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और क्या है, और रह चुके हैं भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, तो एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, कौन, जो बिडेन। ये सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया। सब्जेक्ट की आसपास की सूचनाएं उसके साथ ही आएंगी, तो ये सारी सूचनाएं लगा दी मैंने। अब क्रिया, कहा, फिर की, क्या कहा, कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि वो नवंबर में होने वाले चुनाव जीत जाते हैं, भाई अगर मैं इसको प्रेजेंट में कहूं तो इफ ही विंस, यदि वो जीतते हैं, चूंकि कहा पास्ट में चला गया तो मैंने कर दिया इफ ही वन, यदि वो जीतते हैं, कौन से, द नवंबर इलेक्शंस, नवंबर में होने वाले चुनाव। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना
अब भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना, मजबूत करने को क्या बोलते हैं? टू स्ट्रेंथन या फिर स्ट्रेंथनिंग। अब आपको क्रिया बनानी है, सब्जेक्ट बनाना है, तो स्ट्रेंथनिंग मैंने जेरेंट कर दिया, टू स्ट्रेंथन भी कर सकते हो आप। तो स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद इंडिया वो क्या होगी? उनकी उच्च प्राथमिकता। तो आपको पता है कि जब आप कंडीशनल सेंटेंस बनाते हो कि एक इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर विल शैल कैन में आता है, तो ऐसे ही यहाँ पे चूंकि मैंने पास्ट किया था, सेकंड फॉर्म की थी, तो इधर विल की जगह वुड हो जाएगा, तो वुड बी हिज टॉप प्रायोरिटी। समझ में आ गई बात? भी जो बिडेन सब्जेक्ट है उनके पहले की जो विशेषताएं हैं कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, कहा तो सैड और की लग गया। अब कंडीशनल सेंटेंस है इफ ही, चूंकि वे तो ये जो बिडेन के लिए ही है। इफ ही विन, विंस आना चाहिए लेकिन आएगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने लगा दिया है सैड लगा दिया, इस कारण से सेकंड फॉर्म आएगी। तो यदि उन्होंने जीता नवंबर का चुनाव, तो कह रहा है कि स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद इंडिया, तो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना उनकी उच्च प्राथमिकता होगी, तो वुड बी विल बी के स्थान पे हिज टॉप प्रायोरिटी या फिर हाई प्रायोरिटी उच्च प्राथमिकता होगी। आगे देखिए, केंद्र सरकार के 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के निर्णय का अनुसरण करते हुए मोदी ने वीएबो यहाँ पे एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, एक कह सकते हो जो ट्विटर है ना, वैसे एक ब्लॉगिंग साइट है। इस पे 45 मिलियन यूजर लगभग रहते हैं पर डे, कह सकते हो आप, एक्टिव यूजर्स रहते हैं, को छोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार के 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के निर्णय का अनुसरण करते हुए मोदी ने, तो सब्जेक्ट क्या है मोदी, तो मिस्टर मोदी शुरुआत की, मोदी ने शुरुआत की। तो देखो ये क्रिया है, तो इनिशिएटेड शुरुआत करना, क्या शुरुआत की, प्रक्रिया की, प्रक्रिया द प्रोसेस। प्रक्रिया क्या है, छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने के लिए यहाँ पे एग्जिट कर दिया, भाई बाहर निकल गए, छोड़ दिया उसको, और तो क्या करेंगे, लीव थोड़ी ना करेंगे। किसको, वीएबो को। और क्या करते हुए, अनुसरण करते हुए, तो फॉलोइंग। क्या अनुसरण किया है, निर्णय का अनुसरण। निर्णय किसका है, यूनियन गवर्नमेंट का, तो यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। क्या निर्णय था, निर्णय था 59 चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित करने का, तो टू बैन 59 चाइनीज ऐप्स। समझ में आ गया। सब्जेक्ट मिस्टर मोदी है, शुरुआत की तो इनिशिएटेड, क्या शुरुआत की, प्रोसेस की। प्रोसेस क्या था, वीएबो को छोड़ने का। और किस चीज का अनुसरण करते हुए, तो बीच में आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऐसा करते हुए, तो फॉलोइंग द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। डिसीजन क्या था यूनियन गवर्नमेंट का, बैन करना। बैन किसको करना है, 59 चाइनीज ऐप्स को। आगे देखो, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को बुधवार को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया, जो उन्हें 1997 में आवंटित किया गया था। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी, तो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को आदेश दिया गया, पैसिव वॉइस हो गया, तो वॉज ऑन वेंसडे, बुधवार को कहा गया आस्ड। और चूंकि आस्क के साथ में ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो टू लगेगा। क्या कहा गया, खाली करना, वैकेट। क्या खाली करना है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन। गवर्नमेंट एकोमोडेशन कौन सा है, ये जो उनको आवंटित किया गया था, अलॉटेड टू हर, कब, 1997 में। ठीक है, तो कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को कहा गया, तो वॉज ऑन वेंसडे आस्ड। किसी काम को करने के लिए कहना आस्क कहलाता है। क्या कहा गया, खाली करने को। क्या खाली करना है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन कौन सा है, जो उनको अलॉट किया गया था, कब, 1997 में। अब आ जाओ इडियम्स और फ्रेजेस, मैंने ये भी जोड़ दिया है आजकल। स्किन एंड बोन का मतलब होता है वेरी थिन, यूजुअली बिकॉज ऑफ इलनेस। बहुत ही दुबला पतला हो, और ये किस कारण से हो सकता है, बहुत ज़्यादा, मतलब दुबला पतला हो सकते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब बीमारी है कोई, इस कारण से। स्किन एंड बोन्स का मतलब, बोन का मतलब हो गया, स्किन्स एंड बोन्स भी हो सकता है भैया, प्लूरल भी बन सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसका मतलब है कि आपका जो शरीर का ढांचा है उसमें हड्डियां भी गिनी जा सकती हैं। बोन का मतलब हड्डियां, स्किन का मतलब पता ही है, त्वचा को बोलते हैं। तो या तो त्वचा है पूरी, या फिर हड्डियां हैं, कुछ है ही नहीं, मतलब है ना। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी लगे कि हाँ थोड़ा सा तो मतलब मोटापा है, थोड़ा सा भी शरीर लिए हुए है। स्किन एंड बोन का मतलब हो गया केवल और केवल स्किन दिखती है, बोन दिखती है, कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा कब दिखता है, जब बहुत ही दुबला पतला होता है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है, रीड बिटवीन द लाइन्स, देखो लाइन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ें लाइन की लिटरल मीनिंग पढ़ें और अनुवाद कर दिया। एक क्या है कि उसके बीच की कहानी को पढ़ें, उसके बीच के आइडियाज़ क्या हो सकते हैं लेखक के, वो पढ़ें। तो इसका मतलब अंडरस्टैंड व्हाट समवन रियली मीन्स, तो ये समझने का प्रयास करना कि वास्तव में कि इसका मतलब क्या है, ये समझने का प्रयास करना कि समवन रियली मीन्स कि किसी का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज रियली हैपनिंग इन अ सिचुएशन इवन दो इट इज नॉट स्टेटेड ओपनली। और यद्यपि ये चीज़ ओपनली स्टेट नहीं की गई है, खुले रूप से नहीं बताई गई है, फिर भी ये पता लगाने की कोशिश करना कि वास्तव में हो क्या रहा है, वो है रीड बिटवीन द लाइन्स। क्रॉस वंस माइंड का मतलब सडनली थिंक ऑफ समथिंग, अचानक से किसी चीज़ के बारे में सोचने को बोलते हैं क्रॉस वंस माइंड। भी दिमाग में से कोई चीज़ क्रॉस हुई अचानक से, इसका मतलब अचानक से एक थॉट आया आपके दिमाग में, थॉट आया तो सडनली थिंक ऑफ समथिंग। तो ये था आपका आज का एडिटोरियल। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे हमेशा की तरह। आप ज़रूर से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।